स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़। और हम स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक वो है लॉ ऑफ फोर्सेस। इस टॉपिक में हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस। तो आप सभी जितने भी डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक्स हैं बीटेक फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेस और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेस के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमको यहाँ पर समझना है वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। जैसा कि हम लोग अभी तक हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, तो पहले हम समझते हैं फोर्स क्या है। आम अपनी जो दिनचर्या है, हमारा जो डेली रूटीन है, उसमें हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जहाँ पर हम लोग फोर्स को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। वो जो फोर्सेस के एप्लीकेशन है उनको अगर आप ध्यान दें तो कभी भी किसी सामान को या किसी चीज़ को एक स्थान से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पुश करना या पुल करके ले जाना, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा लोग कार को पुश करते हुए धक्का लगाते हुए दिखते हैं, बाइक को धक्का लगाते हुए दिखते हैं। यहाँ पर भी जो धक्का लग रहा है ये एक बल है, फोर्स है। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग आर्म रेसलिंग यानी कि पंजा लड़ाना, ये भी जो काम हो रहा है इसमें भी देखिए तो दोनों साइड, दोनों टीम्स के जो अपोनेंट हैं वो एक दूसरे के हाथों पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं या गेम्स खेलते हैं वहाँ पर किक करते हैं तो भी हम फोर्स लगाते हैं। तो इन सभी चीज़ों में हम लोग अगर ध्यान दें तो क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ पर फोर्स लगाया जा रहा है उसकी जो करंट पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन है, उसमें बदलाव हो रहा है। यानी कि फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच व्हेन अप्लाइड इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द बॉडीज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि बल एक ऐसा बाहरी कारक है, बाहरी एजेंट है, जो जब लगाया जाता है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्तमान जो स्थिति है, अवस्था है, चाहे वो मूवमेंट हो यानी गति में हो या फिर स्टेबल हो, स्टेशनरी हो यानी कि स्थितिक अवस्था हो, उसमें बदलाव कर देता है। कुछ ना कुछ बदलाव करने की टेंडेंसी रखता है। कई बार हमको वो बदलाव नहीं दिखता है, लेकिन ये बल उसमें बदलाव लाने की टेंडेंसी रखता है। ओके, force is considered to be push or pull of an object. Push and pull result from the interaction of objects with one another. फोर्सेस जो हैं आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम फोर्सेस जो होते हैं उनका नेचर दो ही तरह में से किसी एक तरह का होगा। जैसे कि या तो वो फोर्स पुश होगा यानी कि धक्के के रूप में होगा, और या फिर वो पुल के रूप में होगा यानी कि खिंचाव के रूप में होगा। और ये दोनों तभी हमको अप्लाई होते हैं, इनमें से जो दोनों फोर्सेस हैं, जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे आप अगर भरी हुई बस में चढ़ जाते हैं तो जब आपके बगल में सटा हुआ जो व्यक्ति है वो आप पर फोर्स लगा रहा होता है और आप उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं, ये हमको फील होता है। तो जब कांटेक्ट हुआ तभी फोर्स हमको फील होता है। जैसा कि साइंस में हम लोग हर एक चीज़ को किसी न किसी अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं, तो वैसे ही फोर्स को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एफ से। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। फोर्स बिना डायरेक्शन के कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नोट्स के लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करते जाइए, इसीलिए हमारा कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो ये आपका लिखने का टाइम बचाएगा और नोट्स आपके पास कलेक्ट होते जाएंगे। तो चलिए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है मीज़रमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी फोर्स को मीज़र करना, उसको हम किस यूनिट में दर्शाते हैं, कैसे नापते हैं, इसकी बात हम करेंगे अब। तो जब हम सभी जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि F इज इक्वल टू ma। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमको फॉर्मूला मिलता है। अगर फोर्स की यहाँ पर हमें यूनिट मालूम करनी है तो उसके लिए हमको m यानी कि मास की यूनिट मालूम होनी चाहिए और a यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट मालूम होनी चाहिए। तो मास यानी कि द्रव्यमान, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, kg, और एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, इसकी यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को देखें तो F इज इक्वल टू ma, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को जब हम SI यूनिट में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS सिस्टम की जब हम लोग बात करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाती है डाइन। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई यूनिट की। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है फर्स्ट ईयर लेवल पर, कि 1 न्यूटन को डिफाइन करिए।
तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स। तो 1 न्यूटन के लिए हमें फॉर्मूले पे ध्यान देना होगा, F इज इक्वल टू ma। F को 1 न्यूटन होने के लिए जो ज़रूरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू यानी कि मास जो है वो भी 1 kg होना चाहिए, और एक्सेलरेशन ये भी 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 1 न्यूटन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स विच कैन मूव अ मास ऑफ 1 kg विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बल वो बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के वजन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ आगे स्थानांतरित कर सकता है या मूव कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फोर्स हमको कहीं दिख तो रहा नहीं है, तो इसको ऑन पेपर जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो आमतौर पर इसको हम लोग एरो के रूप में यानी कि तीर के रूप में दर्शाते हैं। और ये जो तीर होता है इसकी लंबाई और इसकी जो एरो हेड होता है वो बहुत कुछ बताता है। जैसे जो डायरेक्शन है एरो की यानी कि तीर की, वो फोर्स की दिशा दिखाती है कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है। और जो लंबाई है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण को दर्शाता है। तो मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ एंड डायरेक्शन इज शोन बाय द एरो। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे साइड में आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है जिसमें 4 फोर्सेस लगे हैं, F1, F2, F3 एंड F4। उन सभी के बीच में कुछ एंगल्स हैं। तो ये जो एरो की डायरेक्शन है ये आपको बता रही है। जैसे कि F1 ये ठीक ऊपर यानी वर्टिकली ऊपर, क्षैतिज से ठीक 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ये 40 न्यूटन का फोर्स है। F2 50 न्यूटन का फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लग रहा है। और F3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लग रहा है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 30 न्यूटन। जबकि F4 भी 50 न्यूटन है और ये नीचे की तरफ 60 डिग्री पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जो सबसे छोटा फोर्स है वो है F3 30 न्यूटन। तो आपको ध्यान देना होगा कि 30 न्यूटन वाले फोर्स का जो एरो है वो भी सबसे छोटा है। इससे बड़ा जो एरो है वो 40 न्यूटन वाले फोर्स का है और सबसे बड़ा एरो जो है वो 50 न्यूटन वाले फोर्स का है। तो ये जो एरो की लंबाई है ये इनके मैग्नीट्यूड को दर्शा रही है और इनकी डायरेक्शंस फोर्स की डायरेक्शंस को दर्शा रही हैं। अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एट्रीब्यूट्स, यानी कि किसी भी फोर्स को ठीक प्रकार से समझने के लिए कि वो फोर्स क्या असर डाल सकता है, इसको समझने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी ऐसी नॉलेज है जो हमें होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखिए ध्यान देते हैं, ये हमारे सामने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर एक फोर्स लगा हुआ है, अब बताइए वो क्या असर डालेगा। जब मैं इतना बोलूँगा तो अब आपके दिमाग में कोई भी जवाब शायद नहीं आ रहा होगा। इसको सोच कर देखिए, मैंने केवल इतना बताया कि इस पर एक फोर्स लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ये फोर्स है क्या, आखिर कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है, ये तो पता नहीं है। ये क्या असर डालेगा? फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे ये इसमें ये कंप्रेस हो यानी कि दब जाए या अपनी जगह से हिल जाए, गिर जाए, लेकिन ये क्या होगा एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। तो अब जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमको इस कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, वो सभी के सभी होते हैं फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे सबसे पहली चीज़ देखिए, मैंने बोला कि एक फोर्स लगा हुआ है जो इसके सबसे ऊपर, ये जो लाल एरो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये लगा हुआ है। अगर ये फोर्स लगा है तो इसका जो असर पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे, ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये देखिए इसको इस तरह से झुकाने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन अगर इसी फोर्स को हम यहाँ से हटा करके किसी दूसरी जगह पर लगा दें तो क्या होगा? देखिए इस एरो को यानी कि इस फोर्स को अब हमने नीचे की तरफ से लगा दिया तो ये इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को कुछ इस तरह से घुमाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर इस फोर्स की हम लोग डायरेक्शन बदल दें, अगर हमने दिशा इसकी पलट दी, तब क्या होगा? देखिए अब ये फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब ये इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को इस तरह से घुमाएगा। तो फोर्स जहां जहां लग रहा है उसके आधार पर रिजल्ट्स बदल रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए कि क्या असर पड़ेगा, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब
ये फोर्स लगा, मैंने आपसे बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स है जो एक पर्टिकुलर ये पॉइंट पर लगा हुआ है इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पर। तो यहाँ पर समझिए, इससे क्लियर होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसको किसको कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की जब हम लोग बात करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फोर्स विच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फोर्स कंप्लीटली, यानी कि नेचर क्या है, ये फोर्स किस तरह का होगा, ऑब्जेक्ट पर अगर लग रहा है तो ये पुश होगा, पुल होगा, ऑब्जेक्ट को दबाएगा यानी कंप्रेस करेगा या उसको खींचेगा, उसमें खिंचाव लाएगा। ये सारी की सारी नेचर इसकी कैरेक्टरिस्टिक से पता चलेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस हो जाएगी तो आप फोर्स से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इन पे फोकस करते हैं क्या है। तो ये 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और चौथा है लाइन ऑफ एक्शन, जिनको हिंदी में परिमाण, दिशा, क्रिया बिंदु और बल की क्रिया रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो 10 न्यूटन लिखा हुआ है, ये 10 न्यूटन दिखा रहा है इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है, ये होता है मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो लगा हुआ है ये दिखा रहा है फोर्स की दिशा को। तो बल की दिशा तो हमको पता चल गई, मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया, ये 2 चीज़ें हमको पता चल गई। अब आगे के जो पॉइंट्स हैं उनमें हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखिए क्या है, जिस जगह पर ये एरो से दर्शाया गया है ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगते हुए, इसी को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और पिछली पिक्चर में जहाँ पर हमने आपको एग्जांपल दिए थे अभी इससे पहले, वहाँ पर आपने देखा था कि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम जब बदल रहे थे तो उसके रिजल्ट्स भी बदल रहे थे, उसके जो इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ रहे थे वो भी बदल रहे थे। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो चौथी चीज़ है वो है लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ समझना ये होगा कि जो एरो आपने देखा, इस एरो वाली लाइन को आप आगे पीछे अनंत तक बढ़ा दें, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। इस लाइन ऑफ एक्शन पर हम फोर्स को आगे पीछे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग लॉ एक पढ़ेंगे। तो लाइन ऑफ एक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग इसको मूव करवा सकते हैं। तो बल की क्रिया रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्शन उसके एरो से पास होने वाली एक लाइन है जो आगे पीछे किसी भी लंबाई पर हो सकती है। तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो अलग अलग आधार पर, अलग अलग बेसिस पर कैसे हम फोर्सेस को क्लासिफाई करते हैं, चलिए हम अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, यानी कि फोर्स जो है वो किस तरह से, हाउ द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, इसके आधार पर जब हम लोग बात करते हैं तो फोर्सेस के जो टाइप आते हैं वो सबसे पहला आता है पॉइंट लोड, जिसको कंसंट्रेटेड लोड भी बोला जाता है। सो फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, जिसको हिंदी में संकेंद्रित बल भी कहते हैं। नंबर 2 इज यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इन हिंदी इट इज समान रूप से वितरित बल। एंड द थर्ड टाइप इज यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, समान रूप से परिवर्तनशील बल। बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड डिप्लोमा लेवल पर जो बात होती है वो पॉइंट लोड और यूडीएल तक की होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सेकंड और थर्ड टाइप है, सेकंड एंड थर्ड टाइप फोर्सेस आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस। यहाँ पर जो लोड वर्ड आ रहा है, लोड वर्ड इज इक्वल टू फोर्स, लोड और फोर्स आर सेम। ओके, तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड इज अकॉर्डिंग टू नेचर। जब नेचर की हम लोग बात करते हैं तो कुछ कॉमन हम लोगों ने चीज़ें सुनी होंगी, जैसे एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। एक्शन इज क्रिया एंड रिएक्शन इज प्रतिक्रिया, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा तो उसने अपना रिएक्शन फोर्स लगाया, तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल। सेकंड है अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। टेंशन एंड थ्रस्ट, टेंशन इज तनाव, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, एंड थ्रस्ट इज जोर, यानी कि जब हम किसी चीज़ पर धक्का लगाते हैं, दैट इज जोर। जब हम किसी रॉड की मदद से या किसी चीज़ से किसी को कनेक्ट करते हैं, उस पर धक्का लगता है या फोर्स लगता है, उसको हम थ्रस्ट की कैटेगरी में लाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि टेंशन हमेशा, जो तनाव वाला बल होता है, इसकी दिशा पॉइंट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट जिसको कंसीडर कर रहे हैं उससे बाहर की तरफ ली जाती है। हमेशा हम मान के चलते हैं कि तनाव बाहर की ओर लग रहा है, जबकि थ्रस्ट हमेशा उसी ऑब्जेक्ट की ओर लगता हुआ माना जाता है जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्शन रिएक्शन। तो जैसे हम किसी चेयर पर बैठते हैं तो हम, वो हमारा बैठना, यानी कि चेयर पर हमने अपना वेट रखा, तो वो वेट
इज वर्किंग एज द एक्शन फोर्स और चेयर उसको बैलेंस कर लेती है, इसीलिए हम उस जगह पर टिके रहते हैं। तो चेयर भी उसके बराबर रिएक्शन फोर्स लगा रही है। हम किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं और वो दीवार नहीं गिर रही, तो हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वो है एक्शन फोर्स, और उतना ही फोर्स दीवार यानी कि वॉल हमारे ऊपर लगा रही है वो है रिएक्शन फोर्स। ये दोनों जब तक बराबर होते हैं तब तक दीवार नहीं गिरती है। अगर हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स अधिक हो गया तो दीवार गिर सकती है। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि एक्शन, अट्रैक्शन और टेंशन फोर्सेस जो हैं, ये जो फोर्सेस आते हैं ये सभी के सभी फोर्सेस पुल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि खिंचाव वाली इनकी टेंडेंसी होती है। जबकि रिएक्शन, रिपल्शन और थ्रस्ट जो होते हैं ये पुश वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हुए दिख रहे होते हैं। ओके, तो थर्ड जो कैटेगरी आती है वो है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, यानी कि जो फोर्स का ओरिजिन है वो क्या है, कहाँ से वो बल लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस, जहाँ पर इंटरनल फोर्सेस को हम लोग रेजिस्टेंस बल भी बोलते हैं, जिसको प्रतिरोधक बल भी बोलते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी बल और इंटरनल मीन्स प्रतिरोधक बल, इनकी हम लोग बात करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट टाइप यानी कि जो हम लोग बात कर रहे थे, ये पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है। तो जो कंसंट्रेटेड लोड यानी कि पॉइंट लोड, संकेंद्रित बल होता है, ये सबसे आसान फॉर्म है किसी फोर्स की, जिसके आधार पर हम सभी नियम जानते हैं, चाहे वो न्यूटन का नियम पढ़ा हो या हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम किसी भी तरह के फोर्स को पॉइंट लोड में पहले बदलते हैं, उसके बाद ही हम एनालिसिस करते हैं। तो ये चलिए देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल एरिया और पॉइंट, इट इज़ डिनोटेड बाय अ सिंगल एरो। जो अभी तक हमने देखा, जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए इसके पहले, वहाँ पर हम लोगों ने केवल एक एरो से दिखा दिया, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स, एक एरो लगा दिया तो हमको पता चल गया कि वो किस पॉइंट पर लग रहा है। केवल एक छोटे से पॉइंट पर लगने वाले फोर्स को ही हम बोल देते हैं कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड या संकेंद्रित बल। इसको एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक बीम हमने ले ली जो AB लंबाई की है, यहाँ पर C पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हमने F से दर्शाया है। F इज द फोर्स विच इज एक्टिंग एट अ पॉइंट C। ये है पॉइंट लोड। ओके, ये केवल C पॉइंट पर लग रहा है, बाकी कहीं पर नहीं। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की। तो सेकेंड टाइप इज UDL, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस होते हैं ये किसी छोटे से पॉइंट पर ना लग करके एक लंबाई पर लग रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज दैट लोड विच एक्ट्स ओवर अ लेंथ विच इज मीजरेबल, यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं, एक ऐसी लंबाई पर लगने वाले ये फोर्सेस होते हैं, चाहे वो UDL हो या फिर UVL हो। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स जो होते हैं इनको हम लोग केवल न्यूटन में मेजर नहीं करते हैं, ये भी समझना होगा। जो पॉइंट लोड है यानी संकेंद्रित बल, उसकी यूनिट तो केवल न्यूटन हो सकती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होते हैं ये न्यूटन पर मीटर के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं, यानी कि प्रति मीटर लंबाई पर कितना फोर्स लग रहा है, हर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन पर मीटर इनकी यूनिट होती है। तो अब देखते हैं UDL क्या है। तो UDL या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज दैट whose magnitude remains uniform throughout the length. Uniformly distributed load is generally represented by W and W is known as intensity of UDL over the length. यानी कि ये ऐसा फोर्स है जो किसी भी लंबाई पर हम अगर इसको किसी भी पॉइंट पर मेजर करें तो ये हमको W ही मिलेगा, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ पर W यूनिट का फोर्स ही लग रहा है। ये W जो है ये इंटेंसिटी कहलाती है, W के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जो साधारण तरीका होता है इंजीनियरिंग में, तो हम W को रिप्रेजेंट करते हैं UDL के लिए। ओके, तो अब देखिए UDL को ऑन पेपर हम कैसे दिखाते हैं। तो UDL को दिखाने के लिए ये डायग्राम यूज़ होता है। जैसे पॉइंट लोड के लिए हम लोग सिंगल एरो यूज़ करते थे, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो UDL के लिए जो हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये एक AB लंबाई है, एक रॉड है जिसकी लंबाई है L। ओके, इस L लंबाई पर ये जो जिगजैग आपको दिख रहे हैं पाथ, ये UDL को दर्शाते हैं। और ये जो लिखा हुआ है W न्यूटन्स पर मीटर, ये दिखा रहा है कि इस UDL की इंटेंसिटी है W न्यूटन पर मीटर, यानी कि किसी भी पॉइंट पर आप नापेंगे तो W न्यूटन पर मीटर या W न्यूटन का ही फोर्स लगता हुआ आपको मिलेगा। इसी चीज़ को हम दूसरे डायग्राम से भी शो करते हैं। UDL को रिप्रेजेंट करने के लिए आमतौर पर दो तरीके यूज़ होते हैं। फर्स्ट तो ये था, और सेकंड जो है उसको अगर आप ध्यान दें तो वो कुछ इस तरह से है।
मल्टीपल एरोज होंगे जो एक ही हाइट के होंगे यहाँ पर, इनके द्वारा भी हम यूडीएल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर भी ए बी वही लेंथ है, एल लेंथ, और इस पर जो ये एरो लग रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है डब्ल्यू न्यूटन्स पर मीटर, यानी कि ये भी एक यूडीएल है। तो ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा है ये या ये, तो डायग्राम देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से हम डायरेक्ट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको हमको सबसे पहले बदलना होगा पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड में बदलेंगे तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ए बी लंबाई की हमने रॉड ली हुई है एल लंबाई की, इस पर जो पॉइंट लोड में हम इसको बदलेंगे वो लगेगा कहाँ पर। तो दो चीज़ें हमको पता करनी हैं इस यूडीएल से, वो है कि इसके सापेक्ष जो पॉइंट लोड होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, जब हम इसको बदलेंगे तो वो पॉइंट लोड कितना होगा और वो कहाँ लगेगा। तो यूडीएल से पॉइंट लोड बदलने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसको आप ध्यान से नोट करते जाइएगा। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट लोड, यानी कि यूडीएल के समतुल्य लगने वाला संकेंद्रित बल। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है W इंटू एल, जहाँ पर W है यूडीएल की इंटेंसिटी और L है जितनी लंबाई पर वो यूडीएल लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, L केवल वो लेंथ है जितनी लंबाई पर यूडीएल लगा हुआ है। तो W इंटू एल जैसे ही हम करेंगे तो उससे हमको जो वैल्यू मिलती है वो हो जाती है पॉइंट लोड की, जो उस यूडीएल को हटा करके हम लगा सकते हैं। अब ये पॉइंट लोड लगेगा कैसे, तो यूडीएल जिस लंबाई पर लगा था उस लंबाई के ठीक बीच में ये पॉइंट लोड लगता है, यानी कि L/2 जो लंबाई होगी दोनों सिरों से, जितनी लंबाई पर यूडीएल लगा था वो हो जाती है यूडीएल के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये टोटल लंबाई थी L लंबाई और W थी इंटेंसिटी, W न्यूटन पर मीटर। W इंटू एल जब हम करते हैं तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन पर मीटर इंटू लंबाई की यूनिट है मीटर, मीटर टू मीटर कैंसिल। सो W न्यूटन का फोर्स लगेगा और ये लगेगा L/2 फ्रॉम बोथ एंड्स, यानी कि L लंबाई के बीच में। तो ये आप देखिए जरा राइट हैंड साइड, ये AB वही लंबाई है, इस पर जो यूडीएल के इक्विवेलेंट पॉइंट लोड हमने निकाला ये दोनों सिरों से L/2 की डिस्टेंस पर लगेगा, यानी कि मिड पॉइंट पर लग जाएगा। और इसकी इंटेंसिटी यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो W इंटू एल के बराबर होगी। इसी चीज़ को चलिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर एक ए बी लंबाई की ये एक रॉड है या बीम है, जिस पर ए सिरे से लेकर के बी यानी कि फ्रॉम ए टू बी एक यूडीएल लगा हुआ है, और इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है दैट इज 20 न्यूटन्स पर मीटर। यूडीएल की वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर और ए बी की लंबाई है 5 मीटर्स। तो 5 मीटर की लंबाई पर लगा है। अब इसके लिए इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकालना है हमको कि इस ए बी लंबाई पर अगर यूडीएल हटाकर इसके इक्विवेलेंट यानी समतुल्य पॉइंट लोड लगाएं तो कहाँ लगेगा। तो जो हमने फार्मूला अभी पढ़ा था वो था W इंटू एल। तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड की वैल्यू थी W इंटू एल। W की वैल्यू यहाँ पर है 20 न्यूटन पर मीटर इंटू 5 मीटर इज द लेंथ। तो हमको जो आंसर मिलता है वो है 100 न्यूटन। अब ये 100 न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग जाएगा और ये लगेगा कहाँ, तो लगने की जब हम बात करेंगे तो ये लगेगा L/2 फ्रॉम बोथ एंड्स, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 मीटर्स फ्रॉम बोथ एंड्स, यानी कि इसके मिड पॉइंट पर ये लगेगा 100 न्यूटन का फोर्स। ये तरीका होता है यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलने का। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे इंट्रोडक्शन टू फोर्स में। अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, वो टॉपिक होगा फोर्स सिस्टम, यानी कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस और लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आज के टॉपिक्स को रिवाइज करके रखिए और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी करेंगे। सो कीप इन टच, टेक केयर, गुड बाय।